हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। कैसे हैं आप लोग? देखिए, एक क्वेश्चन है जो बहुत बार दिमाग में आता है और ये अक्सर क्वेश्चन मुझे 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट और इवन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे भी पूछते हैं, सर ये पीएचडी क्या होती है? व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ साइंटिस्ट? एक साइंटिस्ट बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें अगर पीएचडी करनी है तो पीएचडी में बेसिकली हमें करना क्या होता है? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी आता है, सर ऐसी कोई ब्रांच बता दो जिसमें पीएचडी सबसे बढ़िया होती हो, जहाँ पीएचडी करके मजा आ जाए। मैं पीएचडी फिजिकल में करूँ, ऑर्गेनिक में करूँ या इनऑर्गेनिक में करूँ? फिजिकल पीएचडी में बेसिकली हमें करना क्या होता है? पीएचडी में हम फिजिकल पढ़ के जाएं, सर मेरी फिजिकल बड़ी कमजोर है, क्या मैं पीएचडी कर सकता हूँ? सर मेरी ऑर्गेनिक बड़ी कमजोर है, क्या मैं पीएचडी कर सकता हूँ? अच्छा सर, अगर सिर्फ इनऑर्गेनिक आती हो और अगर बाकी के टॉपिक नहीं आते हो तो क्या फिर भी हम पीएचडी कर सकते हैं? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को मैं इस एक छोटे से वीडियो में आपको देना चाहता हूँ। एंड इस वीडियो में मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको पीएचडी के बारे में थोड़ी सी डिटेल पता चल जाएगी। सी देखिए, हम सबको पता है केमिस्ट्री में 3 ब्रांचेस होती हैं। कौन सी? फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अब हम फिजिकल में बहुत कुछ पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं और मास्टर्स तक यानी एमएससी कंप्लीट करने तक इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनोमेटेलिक में भी हम ऑलमोस्ट ना जाने कितनी चीज़ें पढ़ लेते हैं। अब मान लीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं एक चैप्टर उठा लेता हूँ, लेट्स से ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ना ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली अभी जो 2021 में नोबेल प्राइज मिला है वो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में ही मिला है, जहाँ पे ऑर्गेनो कैटलिस्ट बनाया था हमारे साइंटिस्ट ने और उनको ये नोबेल प्राइज मिला। तो लेट अस से कि ऑर्गेनोमेटेलिक हमने एक चैप्टर उठाया ना। बेसिकली ऑर्गेनोमेटेलिक एक चैप्टर है जो हम लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, जो शायद 40-50 पन्नों में कंप्लीट हो जाता है। हमने हुई से पढ़ा है, हमने जेडी ली से पढ़ते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक में हम मेटल का कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनता है, जैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ते हैं, इन कंपाउंड्स की हम पढ़ाई करते हैं, जहां पर एक मेटल होता है और जहां पर एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें कार्बन होता है, यानी ऑर्गेनिक स्पीशीज, ऑर्गेन और मेटल का स्पीशीज, हम उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कहते हैं और हम इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मान लीजिए इस ऑर्गेनोमेटेल, ऐसे हमारे पास हजारों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है। वी हैव गॉट लैक्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अलग अलग कंपाउंड्स हमने सिंथेसाइज कर रखे हैं डाउन द लाइन, जितने भी हमने अभी तक केमिस्ट्री में रिसर्च करी है ना। मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नाम है इमेजिनरी यूनिवर्सिटी, और उस इमेजिनरी यूनिवर्सिटी में एक इमेजिनरी प्रोफेसर है जिसका नाम है प्रोफेसर योगी। कहीं तो मुझे अपने आप के नाम के सामने प्रोफेसर लगाने का मौका मिले, रियल लाइफ में तो पता नहीं मिले या नहीं मिले। तो मान लीजिए एक प्रोफेसर योगी है जो उस इमेजिनरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है और वो प्रोफेसर योगी जो है इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में से एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो उसे बहुत पसंद आया और वो उस पर रिसर्च करना चाहता है। और वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये, जिसमें एक जिंक बैठा होगा और साइक्लोपेंटाडिनाइल का एनायन का एक साइक्लिक जो रिंग होती है उसके बीच में, जिनको हम सैंडविच कंपाउंड्स कहते हैं। आपने मेटलोसिन्स के बारे में बहुत बार सुना होगा। ये मेटलोसिन कंपाउंड है जहाँ पे जिंक बैठा हुआ है, ऊपर एक साइक्लोसीपी, हम इसको सीपी रिंग कहते हैं। अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो हम इसको साइक्लोपेंटाडिनाइल रिंग कहते हैं। ये आपके पास एक सीपी का रिंग है, नीचे एक सीपी रिंग है और ये जिंक Zn2+ इसके बीच में बैठा हुआ है और ऑब्वियसली यहाँ पे बॉन्ड है। ये जो जितने भी यहाँ पे कार्बन के इस एक्चुअली ये जो रिंग दिखती है ये इस तरीके से ऐसे दिखती है जिसपे ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब इसके डिटेल में नहीं जाते। मतलब यहाँ पे ये एक रिंग है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये एक आयन है जो कि जिसको हम इनऑर्गेनिक में क्लासिफाई करते हैं। अब मुझे इस मॉलिक्यूल पे काम करना है। मैंने मेरी आधी जिंदगी, प्रोफेसर योगी ने अपनी आधी जिंदगी इस चीज में गुजार दी कि इस जिंक के मेटलोसिन कंपाउंड को मैं सिंथेसाइज कैसे करूं, मैं बनाऊं कैसे। अब सबसे पहला काम, मैं इसको बनाऊंगा। बनाने के बाद मैं इसको लैब में, मुझे कहीं मिल गया, मान लो नेचुरल कंपाउंड्स में मिल गया, मैं इसको पहले बनाऊंगा, लैब में सिंथेसाइज करूंगा, नए मेथड ढूंढूंगा इसको बनाने के। सबसे पहले तो मुझे साइक्लोपेंटाडिनाइल का रिंग लाना पड़ेगा जिसके बीच में जिंक को बैठाना पड़ेगा, उस पर मैं काम करूंगा। अच्छा, जब ये कंपाउंड बन जाएगा तो मुझे कैसे पता चला कि ये यही कंपाउंड बना है? तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका एनालिसिस करूंगा। मैं सबसे पहले इसको क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसको प्रिपेयर करूंगा। प्रिपेयर करने के बाद मैं क्या करूंगा, प्रिपेयर करने के बाद मैं इसका एनालिसिस करूंगा। एनालिसिस किस में करूंगा मैं? एनालिसिस करने के लिए मैं NMR लूंगा, मैं IR लूंगा, मैं UV विजिबल स्पेक्ट्रा लूंगा, मैं XRD करवाऊंगा, मैं SEM करवाऊंगा, पता नहीं दुनिया भर की स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स को मैं यूज करूंगा ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि मैंने जो कंपाउंड बनाया है वो जिंक का मेटलोसिन कंपाउंड है। अब तुम बोलोगे क्यों? प्रोफेसर योगी को ये समझ में आ गया कि ये जिंक का मेटलोसिन कंपाउंड जो है ये कैटलिस्ट का काम कर सकता है एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में। मेरा एक दोस्त है, मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, वो ऑर्गेनिक का साइंटिस्ट है, उसे एक रिएक्शन करवाना है, वो कैटलिस्ट ढूंढ रहा था और मुझे ये पता चल गया ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये जो मेटलोसिन कंपाउंड है, इट कैन वर्क एज अ वेरी गुड कैटलिस्ट इन वन ऑफ एन ऑर्गेनिक रिएक्शन।
कोई एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये कैटलिस्ट का काम करेगा, क्योंकि मेटलोसिन कंपाउंड है, मेटल है इसके अंदर, इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं या मेटेलो एंजाइम मेटेलो कैटलिस्ट कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अब ये जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा, इस ऑर्गेनिक रिएक्शन में इस कंपाउंड का काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं उसे सिंथेसाइज करूंगा और ये मेक श्योर करूंगा कि वो और मेटलोसिन कंपाउंड है जिंक का। उसके बाद मैं उस कंपाउंड को लूंगा, उस कैटलिस्ट को लूंगा और उस ऑर्गेनिक रिएक्शन में अलग अलग क्वांटिटी में ऐड करके देखूंगा और मैं चेक करूंगा कि उस रिएक्शन में अलग अलग क्वांटिटी में वो क्या असर कर रहा है, उसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करूंगा। फिर मुझे पता चलता है कि इस कैटलिस्ट ये ऑर्गेनिक रिएक्शन को बहुत बढ़िया तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। काइनेटिक्स आ गई। क्यों कर रहा हूं मैं ये सब? मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, वो एक प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है इस रिएक्शन का, ऑर्गेनिक रिएक्शन का। और वो जो मॉलिक्यूल मैं यूज करना चाहता हूं, वो जो मॉलिक्यूल बनेगा, उस मॉलिक्यूल को पकड़कर मैं कैंसर का ट्रीटमेंट करने वाली एक दवाई बना सकता हूं। कैंसर ट्रीटमेंट का जो रॉ मटेरियल होता है वो एक मॉलिक्यूल होगा। उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए एक ऑर्गेनिक रिएक्शन करना पड़ेगा, उस ऑर्गेनिक रिएक्शन को करने के लिए एक कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा और उस कैटलिस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं प्रोफेसर योगी जी, जो कि इमेजिनरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं या वहाँ पे प्रोफेसर हैं। अब मैं अकेला तो कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने अंडर PhD स्टूडेंट्स हायर करूँगा। पहला काम दे दूंगा एक को, भैया तुम ये अलग अलग तरीके से इस कंपाउंड को बनाओगे। दूसरे को कह दूंगा, भैया देखो ये कंपाउंड एक ने बना लिया, अब तुम इसकी स्टडी करोगे कि इसका अलग अलग तरीके से ऑर्गेनिक रिएक्शन पर क्या असर पड़ता है, तुम उसके मैकेनिज्म की पढ़ाई करोगे। तो मैं 2 PhD के बच्चे तो यहीं तैयार कर सकता हूँ। एक बच्चे की PhD सिर्फ इस बात पे हो जाएगी, हाउ कैन यू प्रिपेयर जिंक का मेटलोसिन कंपाउंड विच इज वेरी इफेक्टिव इन सिंथेसाइजिंग दिस मॉलिक्यूल विच कैन बी यूज फॉर मेडिसिन प्रिपरेशन ऑफ कैंसर। समझ में आ रहा है? तो जब आप मुझसे पूछ रहे हो PhD क्या होती है, तो PhD ऐसा नहीं होता कि आपके नॉर्मल MSc की तरह कि हम एक बुक उठाएंगे, हम रट्टा मारेंगे, हम कॉलेज में जाएंगे, जितना भर हमने रात को पढ़ा था उसको उल्टी करके पेपर पे लिख के आ जाएंगे और हमारा टीचर का मन हुआ तो मार्क्स देगा और मन नहीं हुआ तो मार्क्स नहीं देगा। आपने अगर आंसर वैसा लिखा है जैसे आपके टीचर ने लिखाया है तो पूरा मार्क्स मिलेगा, अगर आपने थोड़ा भी मॉडिफिकेशन कर दिया तो शायद टीचर आपका मार्क्स काट सकता है। तो मास्टर्स करना, मास्टर्स में MSc BSc में नंबर लाना और आपको कितने नंबर आएंगे या कितने नंबर नहीं आएंगे, आप स्मार्ट हो या आप डम हो, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा है रट्टा मार सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो और कितना अच्छा लिख सकते हो और आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है, आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है और आपका टीचर के साथ रिलेशन कितना बढ़िया है। अगर आपके टीचर के बीच में थोड़ा 36 का आंकड़ा है तो मार्क्स कटने शुरू हो जाते हैं, वरना आप फेवरेट हो तो आपको मार्क्स मिलने, मतलब ये नॉर्मल प्रैक्टिकल बातें मैं बता रहा हूँ। तो आप इस बात पर जज नहीं कर सकते कि यू विल बी अ वेरी गुड रिसर्च साइंटिस्ट जस्ट बिकॉज यू गॉट गुड मार्क्स इन योर मास्टर्स। आपको MSc में आप टॉपर हो, MSc में 90% ला रहे हो, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, दैट डज नॉट मीन दैट डज नॉट गिव यू अ गारंटी कि आप एक बहुत अच्छे रिसर्च साइंटिस्ट बनोगे। रिसर्च साइंटिस्ट या रिसर्च करना या PhD करना इज ऑल अबाउट एन एम। एक प्रॉब्लम है, मुझे उसका सोल्यूशन निकालना है, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसका ये सोल्यूशन है, इसका ये सोल्यूशन है, इसका ये सोल्यूशन है। जैसे एक कारखाना होता है जिसमें गाड़ी बनती है, गाड़ी का अलग अलग पुर्जा बनता है और अलग अलग पुर्जा जो बनता है उसको अलग अलग फैक्ट्रियां बनाती हैं, हम उनको लाके असेंबल करके एक गाड़ी बनाते हैं। PhD इज ऑल अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वन व्हीकल। आपको एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की अलग अलग चीजें होती हैं। एक प्रोफेसर होता है जो अपने अंडर स्टूडेंट्स को हायर करता है, स्टूडेंट्स को लेता है और उन्हें अलग अलग काम दे देता है। जब उस स्टूडेंट का वो काम पूरा हो जाता है मतलब उसका PhD कंप्लीट हो गया। तो PhD एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होती है, ना कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे होती है। PhD ऑर्गेनोमेटेलिक्स पे भी नहीं होगी। ऑर्गेनोमेटेलिक एक सब्जेक्ट है, एक ब्रांच है। ऑर्गेनोमेटेलिक में किस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पे काम कर रहे हो? अब डॉक्टर योगी या प्रोफेसर योगी हो सकता है जिंक मेटलोसिन कंपाउंड का उस ऑर्गेनिक रिएक्शन में काम कर रहा होगा मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो कि कैंसर मेडिसिन पे काम आएगा। हो सकता है कोई प्रोफेसर XYZ हो, वो इसी मॉलिक्यूल का यूज कर रहा होगा, हो सकता है किसी और यूरिया बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में या नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज करने में या किसी और काम पे। मतलब एक ही मॉलिक्यूल पे अलग अलग लोग रिसर्च या PhD कर सकते हैं अलग अलग जगह पे। दूसरी बड़ी बात, जब आप इस चीज़ को सिंथेसाइज करोगे, आप सिंथेसिस करने बैठोगे, मतलब आप लैब में बनाओगे, उसके लिए आप कोई प्रोसीजर आपको अपना सिंथेसिस मेथड डिज़ाइन करना पड़ेगा कुछ नया, या तो आप किसी से कॉपी पेस्ट करोगे, किसी ने और पहले बनाया होगा। तो रिसर्च इज ऑल अबाउट क्लेवरनेस, इज ऑल अबाउट हाउ टैलेंटेड एंड क्रिएटिव यू आर एंड हाउ डीपली यू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक।
आपको कितने डिटेल में उस टॉपिक के बारे में जानकारी है। मोस्ट ऑफ द टाइम पीएचडी वो बच्चे बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं पीएचडी करने में जिनको उस टॉपिक के डेप्थ के बारे में नहीं पता। आप समुद्र की गहराइयों में जा रहे हो और अगर आपको ये नहीं पता है कि समुद्र की गहराई कितनी, और अगर आपको उससे डर लगता है क्योंकि आपने हमेशा कश्ती सिर्फ सरफेस पे चलाई है, तो आप इस गहराई में डूब जाओगे, आप इससे पार नहीं कर पाओगे। तो बहुत बार बच्चे पूछते हैं क्या फिजिकल में रिसर्च होती है क्या? मुझे बताइए, ये जो आपको मैंने एक एग्जांपल दिया, क्या यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आई? क्योंकि जब आप इस मॉलिक्यूल का एनालिसिस करोगे, जब आपको एनएमआर का स्पेक्ट्रा आएगा, आईआर का आपको एनालाइज करना है, प्रोफेसर तो करके नहीं देगा, उसने तो तुमको क्यों हायर किया? वो आपको पीएचडी करवा रहा है ना। प्रोफेसर का काम थोड़ी ना लैब में बैठ के करना, वो तो आपको गाइड करेगा, देखो भैया ऐसे ऐसे ये सही है ये गलत है। तो आपको क्या एनएमआर नहीं आना चाहिए? आपको एनएमआर का बेसिक प्रिंसिपल नहीं आएगा चलेगा, पर वो जो पीक आ रही हैं क्या उसको समझ में नहीं आना चाहिए कि वो क्या आ रही है? क्या आपको आईआर, यूवी, एक्सआरडी, सैम, टैम के बारे में नहीं पता होना चाहिए? डिटेल में नहीं, आपको सैम का साइंटिस्ट नहीं बनना है, पर आपको एनएमआर का आइडिया होना चाहिए कि एनएमआर क्या है, कौन सा कार्बन यहाँ पे क्या सिग्नल दिखाएगा, किस पीक पे आएगा, अगर इसका ये क्रिस्टल बना रहा है तो इसका एक्सआरडी कितने साइन स्क्वायर थीटा पे आएगा, इसका एंगल क्या होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री आ गई। अब अगर एक बच्चा कल को मुझे आके कहता है सर मुझे एक्सआरडी के बारे में तो एक्स भी नहीं पता, तो वो रिसर्च कैसे करेगा? वो ग्राफ एनालाइज कैसे करेगा? वो ग्राफ का एनालिसिस कैसे करेगा? अगर एक बच्चा कहता है मुझे एनएमआर नहीं आता, तो वो पीक कैसे निकालेगा? बेसिक प्रिंसिपल तो हर चीज का आना चाहिए। इसीलिए हम एमएससी करते तक हम हर चीज पढ़ने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू रीड एवरीथिंग। हमें फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब आना चाहिए, क्योंकि जब तुम रिसर्च करने जाओगे तब ये नहीं कह सकते कि मुझे सिर्फ इतना ही आता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना रहे हो, ये सिंथेसाइज करोगे तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। आप कह दोगे तो मुझे तो ऑर्गेनिक का ओ भी नहीं आता, मैं सिंथेसाइज कैसे करूंगा? तो फिर गलत बात हो गई। अब जब उसको सिंथेसाइज कर रहे हो तो अलग अलग कंडीशंस पे करोगे, आप काइनेटिक स्टडी भी करोगे, अलग अलग तरीके से उस मॉलिक्यूल का पूरा पोस्टमार्टम करोगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है। आप उस मॉलिक्यूल को यूज कहाँ कर रहे हो? ऑर्गेनिक रिएक्शन में। और उस ऑर्गेनिक रिएक्शन से जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको कहाँ यूज कर रहे हो? कैंसर की मेडिसिन बनाने के लिए, मतलब बायोकेमिस्ट्री आ गई। एप्लीकेशन आप बायोलॉजी भी कर रहे हो। तो डोंट यू फील पीएचडी इज ऑल अबाउट एक टॉपिक के बारे में आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए। यू शुड नो अ लॉट ऑफ स्टफ अबाउट दिस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बट उसके साइड साइड की जितनी भी जरूरत की चीजें होती हैं जिससे हम प्रूफ कर सकेंगे। जैसे जब एक कत्ल होता है या एक मर्डर होता है या एक चोरी होती है, तो जब हमें जज साहब के सामने उसे प्रूफ करना होता है तो हमें बहुत सारी आसपास की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि जज साहब ये खून इसलिए और इसने इसलिए किया। हमें कल्प्रिट को अगर ये बताना है कि ये जिम्मेदार है, तो रिसर्च या पीएचडी करना इज ऑल अबाउट डूइंग एन इन्वेस्टिगेशन। इट्स जस्ट लाइक इन्वेस्टिगेटिंग अ मर्डर सीन और अ क्राइम सीन, जहाँ पर आपको ये प्रूफ करना होता है कि ये चीज़, और आपको जज साहब मतलब आपके जो थीसिस जब आप सबमिट करोगे तो जो आपको लोग सुनने वाले हैं वो आपसे पूछेंगे तुमने जिंक को इसी के साथ क्यों किया, ये एनएमआर में ये पीक आया तो ऐसा क्यों नहीं आया, वैसा क्यों नहीं आया, फलाना क्यों। यू हैव टू प्रूव इट, यू हैव टू प्रूव इट। जब आप उसको प्रूव कर देते हो कि आपने जो काम किया वो क्यों किया, और सामने वाले जब खुश हो जाते हैं तो आपको पीएचडी की डिग्री मिल जाती है। पीएचडी में कोई एग्जाम नहीं होता, पीएचडी में आपके ऐसा नहीं होता 3 घंटे का पेपर, एमसीक्यू टिक करके आना, जय माता दी करके आ जाओ, हो गया पीएचडी मिल गई। पीएचडी का मतलब आपने 3 साल काम किया, 3 साल में आपने जितना भी काम किया, 3 साल के बाद आपके पास अलग अलग प्रोफेसर्स आके बैठेंगे, आपको उन प्रोफेसर्स के सामने खड़ा करना है। जो भी प्रोफेसर आएंगे, इन्वाइटेड फैकल्टी जो भी होगा, जो सीनियर होगा, आपको अपना पूरा 3 साल का काम जो भी आपने लिखा पढ़त की है वो सब उन प्रोफेसर के सामने दिखानी होती है। देखो मैंने ये किया, वो आपको काउंटर क्वेश्चन करेंगे, आपको उनका आंसर देना। अगर सामने वाले प्रोफेसर को लगता है भाई बंदे ने जेन्यून काम किया है, भले ही आपका काम पूरा नहीं हुआ हो, पर अगर आपका नेगेटिव रिजल्ट आए या पॉजिटिव रिजल्ट आए, अगर आपने जेन्यूनली काम किया, मतलब आपने कुछ इन्वेस्टिगेशन करी है। भाई मर्डर केस होता है तो जरूरी थोड़ी ना होता है कि मर्डर केस में गुनाह साबित ही हो जाए, हुआ ना, इन्वेस्टिगेशन करी ना, केस क्लोज भी तो हो सकता है। तो वैसे ही अगर आप कोई रिसर्च करते हो, जरूरी नहीं है आप उसमें 100% सक्सेसफुल होगे, बट एटलीस्ट यू ट्राइड, और उस पूरे प्रोसेस में आपने कुछ नया सीखा, कुछ नया किया, आपको पीएचडी का डिग्री मिल जाएगा। तो पीएचडी का डिग्री 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में कभी भी मिल सकता है। मिनिमम एक ड्यूरेशन होता है, हर एक यूनिवर्सिटी का कुछ रूल होता है कि मिनिमम इतने महीने तो आपको काम करना है। अब मुझे बताइए पीएचडी आप स्टार्ट कैसे करोगे? अगर मैं कल को कहता हूं प्रोफेसर योगी के पास वैकेंसी है, प्रोफेसर योगी इनवाइट कर रहा है, आओ भैया मेरे साथ काम करो इस मॉलिक्यूल के ऊपर, तो आपको बैकग्राउंड तो पता होना चाहिए। तो आप लिटरेचर करते हो, लिटरेचर मतलब इस मॉलिक्यूल पे अब तक मैंने क्या काम किया है, और इससे पहले इस मॉलिक्यूल के ऊपर बाकी दुनिया भर में जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने क्या क्या काम किया है, आप उनके पेपर, रिसर्च पेपर्स पढ़िए। जब आप उनके अलग अलग रिसर्च पेपर्स पढ़ते हो तो आपको आइडिया आता है कि देखो अलग अलग लोगों ने इसी मॉलिक्यूल पे क्या अलग अलग काम किया है, तो आपको उस मॉलिक्यूल में एक्सपर्टी आती है। दिस इज व्हाट हैपन्स। तो यूजुअली पीएचडी जब हम करने जाते हैं तो स्टार्टिंग का जो 6 महीना या कभी कभी 1 साल लगता है, वो हम लिटरेचर वर्क करते हैं। लिटरेचर वर्क का मतलब होता है यू सिट एंड यू स्टडी
द रिसर्च पेपर्स जो बाकी के साइंटिस्ट ने अलग अलग यूनिवर्सिटी में, और आप उससे आइडिया लेते हो, इसने ये किया, इसने ये किया। जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा ना, वो दीवार पे फोटोएं लगा देते हैं रॉ एजेंट एंड वो एजेंट्स, और फिर लिंक बनाते हैं, इसने ये किया। सेम हम पीएचडी में करते, इसने ये किया, इसको ये मिला, इसने क्या किया। अब हम एक काम करते हैं, हम कुछ नया करते हैं, हम कुछ सीखेंगे, उसने ये गलती किया, उसने ये गलती किया, अब हम ये गलती करके ये मॉडिफाई करके कुछ नया बनाते हैं। दिस इज रिसर्च एंड दिस इज ऑल अबाउट पीएचडी। तो पीएचडी में स्टॉप आस्किंग दिस क्वेश्चन कि मुझे ऑर्गेनिक में करनी है, इनऑर्गेनिक में करनी है या फिजिकल में करनी है। पीएचडी इज अबाउट अ टॉपिक, टॉपिक के अंदर के भी टॉपिक के टॉपिक का टॉपिक, मतलब इस एक मॉलिक्यूल के ऊपर अलग अलग लोग अलग अलग रिसर्च कर सकते हैं, एंड जब अलग अलग रिसर्च करेंगे अलग अलग एप्लीकेशन में कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको आइडिया देना चाहता हूँ। टीआईएफआर में हमारे एक प्रोफेसर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में, एस मजुमदार सर। तो प्रोफेसर मजुमदार सर, इनका मैं नाम जब मैं मास्टर्स में था तब से सुनते आ रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि ये बेटर होगा मैं इनका ही नाम लेके आपको बताऊं। तो ये प्रोफेसर की एक्सपर्टीज क्या है, ही वर्क्स इन सो मेनी डिफरेंट फील्ड। ही इज वर्किंग ऑन मॉलिकुलर बायोफिजिक्स, इमेजिनिंग, थियोरेटिकल कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, केमिकल बायोलॉजी एंड सिंथेटिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक एंड बायोमेट्रिक केमिस्ट्री, नैनो साइंस एंड कैटालिसिस, केमिकल फिजिक्स एंड डायनामिक्स। अब ये इनके कुछ रिसर्च पेपर्स हैं। नाउ आई एम शोइंग यू रिसर्च पेपर, आपको समझ में आएगा कि रिसर्च में वो करते क्या है। जैसे इनका एक रिसर्च पेपर था, उस रिसर्च पेपर में इतने लोग थे, इन्होंने मिलके ये रिसर्च पेपर में काम करने वाले लोग थे। क्या था, इफेक्ट ऑफ एल्कोहल्स ऑन बाइंडिंग ऑफ कैम्फर टू साइटोक्रोम P450। एक मिनट, साइटोक्रोम 450 तो ये हमने बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है। कैम्फर ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मतलब साइटोक्रोम 450 पे कैम्फर को चिपकाना है और उसमें एल्कोहल का यूज करना है। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल ऑन द बाइंडिंग ऑफ कैम्फर ऑन साइटोक्रोम P450, उसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक पढ़ाई किया उन्होंने। एंड स्टॉप फ्लो ट्रांजिशन काइनेटिक स्टडीज, मतलब उन्होंने काइनेटिक स्टडीज भी किया। तो अल्कोहल को शायद अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में लिया होगा या अलग अलग कॉम्पोजिशन में लिया होगा, कैम्फर के साथ लगाया होगा और देखा होगा कि वो कैसे बाइंडिंग कर रहा है। अब तुम पूछोगे कि क्यों कर रहे हैं भाई ये, मे भी कुछ रीजन होगा। कैम्फर जब साइटोक्रोम पे जब चिपकता होगा, मे भी कुछ उससे इफेक्ट होता होगा, तो वो उसकी पढ़ाई करना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं। दिस इज रिसर्च, दिस इज रिसर्च। अब तुम इसको फिजिकल में क्लासीफाई करोगे, ऑर्गेनिक में करोगे कि इनऑर्गेनिक में करोगे। अल्कोहल इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, बाइंडिंग ऑफ ए कैम्फर ऑन साइटोक्रोम P450 is a biological process and spectroscopic and stop flow transit kinetic studies are under physical chemistry। मतलब इस प्रोसेस में आपने सारी केमिस्ट्री का यूज कर लिया है ये समझाने के लिए कि ये जो रिसर्च है इसको सिर्फ एक्सप्रेस या इसको प्रूव करने के लिए और इससे हमें क्या आउटकम आता है उसको समझने के लिए। तो रिसर्च इज नॉट अबाउट रेक्टिफिकेशन, इस रिसर्च इज नॉट अबाउट नोइंग मैनी थिंग्स, रिसर्च इज अबाउट बीइंग मास्टर ऑफ वन थिंग, दैट वन थिंग जिसमें आप काम कर रहे हो। इसलिए बहुत बार मैंने बच्चों को ये सुनते देखें, ये तो पीएचडी, इसको तो ये भी नहीं आता। भाई वो पीएचडी है अपने एक पर्टिकुलर डोमेन में, हो सकता है ऑर्गेनोमेटेलिक में उनको इस मॉलिक्यूल के बारे में कुछ ना पता हो सकता है ऑर्गेनोमेटेलिक में ही प्रोफेसर योगी को जिंक वाले कंपाउंड के बारे में सब पता है, लेकिन इस मॉलिक्यूल के बारे में नहीं पता, फेरोसिन के बारे में। क्यों? क्योंकि वो उनका डोमेन नहीं है, वो फेरोसिन पे थोड़ी ना काम करते हैं। उन्होंने तो पूरा कुंडली निकाल रखी है जिंक मेटलोसिन कंपाउंड की, फेरोसिन के बारे में उन्हें क्या पता क्या होता है। तो ये डिफरेंस आता है। तो बहुत बार हम देखते हैं कि हम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को अब कहते हैं ना ब्लेम कर रहे होते हैं कि यार इनको तो इतना भी नहीं आता, ये तो पीएचडी करके आए हैं, काहे की पीएचडी है। भैया उन्होंने जो पीएचडी की है, हो सकता है नैनो साइंस में करी है और पढ़ा रहे काइनेटिक्स हो। सिलेबस इज डिफरेंट थिंग, एकेडमिक्स इज अ डिफरेंट थिंग एंड डूइंग रिसर्च इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से इस क्वेश्चन का जवाब तो आपको मिल गया होगा कि पीएचडी क्या होती है। और पीएचडी किसी सब्जेक्ट में या टॉपिक पे नहीं होती, पीएचडी एक प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन पे होती है। आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी, आपको उसका सोल्यूशन निकालना है, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने में आप फिजिकल यूज करो, ऑर्गेनिक यूज करो, इनऑर्गेनिक यूज करो, फिजिक्स यूज करो, मैथ्स यूज करो, फर्क नहीं पड़ता, आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल कर देना है। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आपके सारे फ्रेंड्स तक पहुंचाइएगा। इस वीडियो से उन बच्चों को ये क्लियरिटी आएगी जो फ्यूचर में अपना पीएचडी का सपना देख रहे हैं और जो पीएचडी करना चाहते हैं। एक केमिस्ट्री का बच्चा बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स में जाकर भी रिसर्च कर सकता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका प्यार था बायोलॉजी पहले, बट शायद वो बाद में केमिस्ट्री में आ गए। अब अगर वो चाहें तो रिसर्च इंटरडिसिप्लिनरी कर सकते हैं। केमिस्ट्री का यूज़ फिजिक्स में, और आज के ज़माने में, आज के टाइम पे हमारी जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी हो गई है। केमिस्ट्री का टीचर जो होता है, केमिस्ट्री का प्रोफेसर जो होगा, वो कुछ ऐसे चीज़ पे काम कर रहा होगा जिसका एप्लीकेशन फिजिक्स में हो रहा हो। फिजिक्स का बंदा कुछ ऐसा काम कर रहा होगा जिसका एप्लीकेशन हो सकता है बायोलॉजी में हो रहा हो। तो हमारे पास बायो फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक, बायो इनऑर्गेनिक, अलग अलग इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस आ गई हैं। तो आई होप ये वीडियो कुछ काम आया, इससे कुछ आपको क्लियरिटी या कुछ आपको तरीका समझ में आया। इस वीडियो में जो भी मैंने दिखाया ये जस्ट एक
एक एग्जाम्पल के तौर पे था, इस चीज़ को कोई भी सीरियसली मत लेना। मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।